नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। आज 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय था। लगभग सारी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और नामांकन दाखिल हो चुका है और कुछ लोग जो बचे हैं वो कर रहे हैं या सारे पत्ते पार्टियों ने खोल दिए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे के पार्टी की तरफ से और के टिकट पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के करीबी बताए जा रहे हैं और बीजेपी से पहले किसी तरह से न किसी तरह से जुड़ाव रहा है, इसमें कई उम्मीदवार हैं। आज हम बात करेंगे कि इसकी प्लानिंग क्या है बीजेपी एकनाथ शिंदे की, क्योंकि पिछले दिनों कल ही देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम ने कहा था कि अकेले चुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। यानी एक तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे से बॉन्डिंग बीजेपी की दिन पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही है और एकनाथ शिंदे जो धीरे-धीरे एक बड़े लीडर बन जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मधुसूदन जुड़े हैं। मधुसूदन जी, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि स्थिति महाराष्ट्र की कमोबेश क्या बिहार की तो नहीं है कि आपको डिपेंडेंसी नीतीश कुमार जैसा महाराष्ट्र में शिंदे पर टिकी रहने की जरूरत है, भले ही चाहे आपकी सीटें ज्यादा आ जाए? नमस्कार। ऐसा है कि महायुति में सभी को मिलकर काम करना है और महायुति की सोच यही है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में जो है कि महायुति की सरकार आए और निश्चित रूप से जिस जगह पर अच्छे उम्मीदवार हैं वहां पर जिस तरह से भी उन उम्मीदवारों के साथ हमें काम करना है, तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बाकी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने हिसाब से उम्मीदवारों को चुनकर और अच्छी तरह से विधानसभा में उम्मीदवार चुनकर आए। इसलिए हम लोग जो है कि हर तरह से प्रयत्नरत हैं और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो क्या अगर पार्टी अगर सरकार बनती है महायुति की, तो क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे या देवेंद्र फडणवीस को चांस दिया जाएगा? जबकि बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं एकनाथ शिंदे के। देखिए, ऐसा है कि अभी तो फिलहाल जो है कि वो एकनाथ शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में जो है कि ये चुनावी परिणाम जो आएगा तो आपस में बैठकर निश्चित कर लेंगे। तो वो सभी तीनों पार्टियों की युति द्वारा निश्चित किया जाएगा और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट और परिणाम देखने को मिलेगा। तो क्या माना जाए कि जो अभी सरकार में जो मुखिया हैं एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, एकनाथ शिंदे साहब के बारे में मैंने बताया। आदरणीय हमारे इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में ही हम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाली विधानसभा में जो हमारे परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे और सभी लोग मिल बैठ के आपस में चर्चा करके और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय लेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी आपके तरफ से, महायुति की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं है, परिणाम आने के बाद तय होंगे? वैसे तो एक तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ जी सर। जी सर, आवाज आपकी कट गई थी। जी बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए मधुसूदन बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी जी जब तक आवाज जी, तब तक अभी मधुसूदन जी का जब तक सही हो, नेटवर्क सही हो, तब तक हम सोनू के पास आते हैं। सोनू, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से प्लानिंग 2 तैयार करके रखी गई है, प्लानिंग ए और प्लानिंग बी। जो हमारी कल बात हो रही थी कि हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना की अगर सीटें कम आई और बीजेपी फ्रंट फुट पे आना पड़े तो बीजेपी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी एकनाथ शिंदे को पीछे करने में और देवेंद्र फडणवीस को आगे लाने में। अभी बीजेपी के नेता हैं, खुल के भी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, परिणाम आने के बाद क्या परिणाम होंगे क्या नहीं है, आप बताएं। जी देखिए, प्लान बी तो सबका बना हुआ है। प्लान बी में सबने अपने अपने जो पोस्ट पोल अलायंस जो है
उसके साथियों के लिए रणनीति बना के रखी है। बीजेपी जो है वो अजीत पवार के साथ भी अपनी रणनीति तय कर सकती है, और मौका ऐसा बने तो वो अजीत पवार को साइडलाइन करके एकनाथ शिंदे के साथ भी जा सकती है। शरद पवार जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ भी काफी अच्छे हैं। एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ, राज ठाकरे के साथ भी काफी अच्छे से हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। कांग्रेस को अगर साइडलाइन करना तो हो सके फ्यूचर में उनकी संभावनाएं भी बन सकती है। तो महाराष्ट्र में अभी जो पूरा का पूरा जो चुनावी जो समीकरण है वो संभावना का खेल बन चुका है, और जब चुनाव के नतीजे आएंगे 23 नवंबर को, तो उस वक्त ये देखना जरूरी है कि किसको कितनी सीट मिलती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 दिन में आपको सरकार बनानी है, तो 2 दिन में काफी कुछ महाराष्ट्र में बदल जाएगा। और महाराष्ट्र में अगर 2 दिन में सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति मोहब्बत किसी और से या शादी किसी और से। जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। इकबाल जी है हमारे साथ, अच्छी तरीके से हमको बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है। इकबाल जी, ये एकनाथ शिंदे के टिकट पर बीजेपी के कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, या एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि उन्हें जितनी सीट चाहिए थी उतनी सीट के पास उनके कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो आयात किए जा रहे हैं? देखो, पुरानी कहावत है कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो पति कहता है जब मैं उसको लाऊं तो मैं मारे जैसा करूं और तू रोए जैसा करना, ताकि जो लोग है वो डर करके रहे नहीं। तो इसी तरह की स्थिति जो है इस वक्त संगठन के अंदर हो चुकी है इंडिया अलायंस के। जैसे अभी मैं मधुसूदन जी को सुन रहा था, तो मधुसूदन जी इस तरीके से कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने सबसे बड़ा मतलब जो चेहरा है वो एक तरीके से एकनाथ शिंदे को बताया जरूर है, लेकिन एकनाथ शिंदे की टिकट को अगर हम देखें तो बीजेपी ये चाह रही है कि आने वाले इलेक्शन में सबसे बड़ी मेजोरिटी के हिसाब से पार्टी जो है वो खुद आए, लेकिन मुख्यमंत्री उनका रहे। वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो इस शर्तों पे आए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर चुनाव जीते तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसे प्रेजेंट किया जाए एकनाथ शिंदे। वहीं बीजेपी जो है वो एक चाणक्य नीति ये भी अपना रही है कि अगर उनको 120 से 125 सीटें मिलती है तो वो अजीत दादा पवार को लेकर के सत्ता जो है वो बना ले। भले ही एकनाथ शिंदे उसमें शामिल हो, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की मांगे है, जो आजकल एकनाथ शिंदे का रवैया है, उससे बीजेपी पूरी तरीके से बच। तो अलग अलग रणनीति को लेकर के बीजेपी प्लानिंग जरूर कर रही है, लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें, जैसे कल ही सोमवार के दिन देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा है, नरेंद्र उसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र, आप इसको देखिए तो कल खुद एक एनडीटीवी के कॉन्क्लेव के अंदर उन्होंने ये माना है कि बीजेपी अकेले चुनाव अपने दम पर नहीं लड़ सकती। इसका साफ संकेत ये है पूरी तरीके से कि बीजेपी ये मान चुकी है कि महाराष्ट्र में उनकी हालत जो है इस वक्त उतनी स्थिर नहीं है, उतना आसान नहीं है उसके लिए चुनाव जीतना। वहीं एकनाथ शिंदे ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र लॉबी से बिलोंग करते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका जो परिणाम है बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो मराठवाड़ा जो है वहां पर एक अच्छी सीटें वो निकाल सकते हैं, शादी रिजर्व के अंदर वो एक बड़े लीडर के तौर पर सामने बाहर आ सकते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के वो अपने टिकट की मांग ज्यादा मान रहे थे। और अगर रही बीजेपी के अंदर आप जैसे देखा कि साइना एमपी, फिर तरीके से जिस तरीके से गोपाल शेट्टी, जिस तरीके से और कई बड़े लीडर्स कुछ लोगों ने एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने शिंदे को ज्वाइन किया, एक तरीके से मजबूरी भी चाहिए, एक तरीके से विद्रोह भी चाहिए। अब मुद्दा ऐसा है कि अगर चाइना एमपी हो या कोई हो, वो निकल करके कांग्रेस में जाने की परिस्थिति उनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो एकनाथ शिंदे जो है वहीं पर चला जाए। तो अभी ये कुल मिलाकर के सास बहू वाला खेल चल रहा है कि इसने शिकायत की तो वो बहू के पास चलेगी, बहू ने फिर शौहर की शिकायत की। इस तरीके से ये पूरा मामला किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सेना एकनाथ शिंदे गुट हो, अजीत पवार गुट हो या बीजेपी हो, इसमें एक बड़ा भयंकर विद्रोह का एक माहौल चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि हम कई सालों से यहाँ है, लेकिन हमको न देकर के बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो ये एक आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है अगर
बीजेपी और उनका अलायंस हारता है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उपेंद्र जी, मधुसूदन जी इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप बाहरी लोगों को बैठा के भीतरी जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर बाहरी लोगों को मौका दे रहे हैं। क्योंकि अभी देखा गया, जैसे इकबाल सर ने बताया कि कैसे बीजेपी ने गोटियां सेध कर रखी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये जो अंदरूनी जो माहौल है, अंदरूनी के हिसाब से, और देवेंद्र फडणवीस का जो पिछला बयान है कि हम अकेले महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकते, क्या ये बीजेपी की एक तरह से एक भान हो गया है खुद पे कि हाँ, इकलौते चुनाव हम नहीं जीत सकते, मैदान में हम टिक नहीं सकते? देखिए, ऐसा है, महायुति बहुत अच्छा काम कर रही है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र प्रदेश के लिए जो भी उचित होगा वो सारा, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं वो सारी जानकारियों के साथ में, सारे सर्वे के साथ में, उस जगह, उस विधानसभा क्षेत्र की सारी जानकारी लेने के बाद उपयुक्त जो भी वहां पर उम्मीदवार है, उन सभी उम्मीदवारों को वहां पर जो है पार्टी की तरफ से टिकट दी जा रही है, महायुति की तरफ से टिकट दी जा रही है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी, और ये महायुति की सरकार लाने के लिए जो भी प्रयत्न करने पड़े वो करने के लिए पार्टी के सभी सर्वोच्च नेता, महायुति के सभी सर्वोच्च नेता जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि पार्टी ने जो भी निर्णय दिया है उसका सम्मान किया जाए, और निश्चित रूप से पार्टी के साथ और महायुति के साथ हम साथ में खड़े हैं। और निश्चित रूप से फिर एक बार महाराष्ट्र प्रदेश के विधानसभा में महायुति की सरकार आएगी, और राजनीति का सीधा जो है कि विषय यही है कि हमें महाराष्ट्र प्रदेश के विधानसभा में फिर एक बार महायुति की सरकार लानी है। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे जो वरिष्ठ जो अभी निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा उचित है, और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे सर्वोच्च नेताओं के सभी निर्णयों को मान्य करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से महायुति की सरकार फिर एक बार आएगी। जो जी सुनो, बताइए, बोलिए। मधुसूदन जी से मेरा सवाल रहेगा कि अभी मुझे लगता है कि आप नरेंद्र मेहता के नॉमिनेशन से ही आप आए हुए हैं। नरेंद्र मेहता के टिकट का अनाउंसमेंट भी आज ही मेरे ख्याल से हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर गीता जैन भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। गीता जैन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाना चाहती थी। जब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी गए थे तो उस वक्त गीता जैन भी उनके साथ थी। हालांकि गीता जैन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पिछले चुनाव में नरेंद्र मेहता को हराया भी गया था। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर से नरेंद्र मेहता को टिकट देकर बीजेपी ने एक बार फिर से नरेंद्र मेहता और गीता जैन की लड़ाई को आमने सामने कर दिया है। एक तो दोनों ही नेता जो है बड़े नेता हैं जो एक ही अलायंस को सपोर्ट करते हैं। गीता जैन वो भी एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करती हैं, और नरेंद्र मेहता बीजेपी के हैं जो एनडीए के महायुति के नेता हैं। ऐसे में दोनों नेता एक साथ खड़े हो जाएंगे तो वोट तो कट जाएंगे आप लोगों के पार्टी का जीतना तो ऐसी सिचुएशन में मुश्किल हो जाएगा। तो मीरा भाईंदर में क्या स्थिति है? मीरा भाईंदर में क्या लग रहा है कि नरेंद्र मेहता जीत कर आएंगे या गीता जैन पिछली बार की तरह एक बार फिर से उन्हें पटकनी दे देगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार सम्माननीय श्री नरेंद्र मेहता जी फिर एक बार 145 विधानसभा के विधायक के रूप में चुनकर आएंगे, क्योंकि यह वो व्यक्ति विशेष है जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर में, यहाँ पर हम चौथे स्थान पर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी की परिस्थिति ऐसी थी कि उस वक्त हमारे 6 नगर सेवक थे, 6 के बाद में 9 हुए, 9 से 29 हुए, 29 से 64 हुए। तो ये 9 से लेके और 64 तक का जो इस मीरा भाईंदर शहर का वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी का बना है, निश्चित रूप से यह बनाने वाला व्यक्ति विशेष अगर कोई है तो वह सम्माननीय श्री नरेंद्र मेहता है। और श्री नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एकाधिकार अपने सारे 64 नगर सेवकों को जीत कर लाकर इस मीरा भाईंदर में अपनी
जो है महानगर पालिका में सरकार बनाई और सत्ता में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मेहता पार्टी के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। पार्टी के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी है। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान और गौरव की बात है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी साहब का, हमारे महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नेता सम्मानित श्री देवेंद्र फडणवीस साहब का, और खास करके हमारे श्री रविंद्र चौहान जी का हम बहुत बहुत उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि इन तीनों ने मिलकर, और साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का भी हमें साथ मिला, और नरेंद्र मेहता साहब को फिर एक बार 145 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने का मौका दिया है, और एक अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मेहता जी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और उन्हें एबी फॉर्म भी मिल चुका है। और हमें सभी, आप देख सकते हैं मैं जिस रूप में बैठा हूं तो हम सभी खुशी के माहौल से यहाँ पे आए हैं। नरेंद्र मेहता ये व्यक्ति विशेष ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाया है। मधुसूदन जी, ये तो ठीक है, आप करेंगे, आपके नेता है, आप कहेंगे नरेंद्र मेहता करते रहेंगे, लेकिन गीता जैन जो छोड़ के गई गुवाहाटी, असम, गुजरात के रास्ते गुवाहाटी तक जो छोड़ के गई, आपको सरकार बनाने में साथ दिया, जब उनको मौका आया, आप दोबारा जो जीती हुई कैंडिडेट है, जो मौजूदा विधायक हैं, उनको आपने दरकिनार कर दिया। अब उस विषय में भी मैं आपके पास आ जाता हूँ। मधुसूदन जी, एक और चीज इसमें ये कि अगर नरेंद्र मेहता को जिताना ही होता तो आपको गीता जैन को बैठाना चाहिए था, लेकिन गीता जैन भी अब चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में नरेंद्र मेहता के वोट नहीं कटेंगे। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जीतने से कम हारने की ज्यादा प्लानिंग की गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी जो पहली विधायिका थी, ये पहले अपक्ष चुन के आई, अपक्ष चुन के बाद इन्होंने शिवबंधन बांध के लिया, ये उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ चली गई, उसके बाद फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ, फिर वो और किसी के साथ चली गई। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने हाथ में नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कभी काम नहीं किया। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, उसका मान सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मेहता ही ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो पिछली विधायिका को पार्टी में लेकर आए थे और उन्हें नगर सेविका भी उन्होंने ही बनाया था। तो मैं आपको ये भी चीज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मेहता ने इस शहर के लिए जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी के हित में जो कार्य किए हैं, जो जनहित में कार्य किए हैं, संगठन के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, इन सारी चीजों को गौर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार उनके ऊपर विश्वास जताया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो विधायिका चुनने के बाद वोट किसी पार्टी के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से लिए, जैसे ही चुन के आ गई वैसे ही उद्धव ठाकरे जी के साथ चली गई, जैसे ही फिर एक बार महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता आ गई वहां चली गई, जैसे ही फिर एक बार फूट पड़ गई तो और किसी के साथ चली गई। तो यह पार्टी की लॉयल्टी की कहां बात आती है? तो पार्टी तो ईमानदार कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता और कार्य करने वाले व्यक्ति विशेष को ही देने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे अगर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो श्री नरेंद्र मेहता है, और निश्चित रूप से हम तो फिर एक बार नरेंद्र मेहता जी को। मधुसूदन जी, ये तो आइडियोलॉजी, आप जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप भी तो, आपकी तो पार्टी उठ के चली जाती है बिहार में। बिहार में जब सरकार बनानी आती है, पशुपतिनाथ के चाचा के चले जाते हैं, जब आता है भतीजे के साथ चले जाते हैं। ये तो आइडियोलॉजी की बात है। आप तो खुद ही अपनी आइडियोलॉजी पे कब किसको सटाना है आप ही बोल रहे हैं कि भाई एक सेकंड महायुति की सरकार बनानी होगी तो हम किसी भी तरीके से महायुति की सरकार बनाएंगे। आपसे एक सवाल है, इकबाल सर पूछना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इकबाल सर। हाँ जी, देखिए उपेंद्र, मैं सबसे पहले तो मधुसूदन जी के बारे में कहना चाहूंगा कि हम जो बात कर रहे हैं ये राज्य के लिए बात कर रहे हैं कि आने वाले राज्य में इलेक्शन में क्या होगा। इन्होंने अपने बहुत अच्छे गुणगान किए अपने नेता के लिए, नरेंद्र मेहता के लिए, कि नरेंद्र मेहता जो है उसने मीरा रोड में कब से झंडा पकड़ा। भाई नरेंद्र मेहता जब झंडा पकड़े तब नरेंद्र मेहता क्या थे, आज नरेंद्र मेहता कितने बड़े गिने जाते हैं। आरटीआई के अंदर जो लोग उसकी कंप्लेन करते हैं, कोर्ट के अंदर अगर उसके अंदर जांचेंगे तो समझ में आ जाएगा नरेंद्र मेहता क्या थे, कहाँ से बने, कैसे बने। तो आप इसमें कोई दो रास्ता नहीं है कि आपने इस तरीके से कहा जीत सकते।
गीता जैन के बारे में कि गीता जैन को उन्होंने ये किया। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर आप बीजेपी जो है प्रमोद महाजन के जमाने में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के दौर में उनका कंधा पकड़ करके राज्य में बड़ी थी और इसी राज्य के अंदर 2 टुकड़े भी करवाए उसने शिवसेना के। इससे आप कहाँ अछूते रहे हैं सारी चीजों को लेकर के? आप क्यों भूल रहे हैं कि आप जिस कंधे को पकड़ करके जिस कंधे पे बैठे थे आज उसी के उस टुकड़े कल करके आप अच्छा ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, अगर बात करें इस जगह हर की जगह तो बिहार से लेकर के हर जगह पर जहां बीजेपी ने बिहार दामन में, थामा है झारखंड में लोग डरते, जी, ठीक है, लोग डरते हैं उन सारी चीजों को लेकर के। देखिए मैं आपको बता दूं शिवसेना अगर उनसे भागी है तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनकी समझ में आ चुका था कि आने वाले दिनों में हमारे साथ भी वही सारी चीजें होंगी जो दूसरी पार्टियों के साथ हुआ है। अभी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है। अभी लड़ाई ताकत और पावर की जो है वो अलग बाद में है। देखिए इस बार जो लड़ाई है सेना वर्सेस सेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की है। ये लड़ाई ये है कि सिंबल भले ही चले गया हो, पार्टी का झंडा चला गया हो, पार्टी ओरिजिनल मान ली गई हो, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि दिनों के अंदर ये फैसला होगा। तो आप इससे आप भूल रहे हैं कि शायद मीरा रोड की जो सीट की आप बात कर रहे हो वहां अभी इस बार गीता जैन जहां पावर के अंदर है, मुजफ्फर हुसैन भी पिछले दिनों अभी इस बार लड़ाई के अंदर आपके आए हैं। तो नरेंद्र मेहता की अगर छवि की आप बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों जिस तरीके से विवाद हुआ था, ठीक है, अभी जिस तरीके से योगी जी ने एक मुद्दा उठाया था कि बटोगे तो कटोगे, इसी राजनीति को लेकर के पिछले कुछ दिनों के अंदर मीरा रोड में काफी हंगामा हुआ था, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार ने उसको बचाया। आप इसको मत भूलिए कि आप अगर वहां जीतते भी है तो वो मसाज करा करके लड़ाई करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गीता जैन हो, चाहे अपना नरेंद्र मेहता हो। तो आपको शायद लगता है मोदी के उस लीडर की मत करिए। आप इतना मतलब जो चेहरा बता रहे हो आपको लगे कि मोदी से बड़ा तो नरेंद्र मेहता का चेहरा नहीं हो गया। मेरे ख्याल से आप क्या नरेंद्र गिन करके उस चीजों को गिन रहे हैं। आप समझिए कि आप एक बार क्योंकि आप स्थानीय नेता है, आपको महानगर पालिका से लेकर के वहाँ स्थानीय लोगों को पता है कि महेंद्र जैन अपना माफ करिएगा नरेंद्र मेहता जो है वो किस तरह की छवि रखने वाले व्यक्ति है, क्या क्या चीजें उन्होंने की है, बीएमसी किस तरह वो मैनेज करते हैं, बाकी सारी चीजें किस तरह मैनेज करते हैं। तो देखिए इस बार आप सिर्फ उस मीरा रोड को न पकड़ के मुझे लगता है कि ओवरऑल आप महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीजेपी की हालत मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी खस्ता है, जिसको लेकर के खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मान चुके हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, लेकिन इस पार्टी के अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि हमको अलायंस करना पड़ेगा। अगर आप तुलना करें 2014 की तो 2014 के अंदर सिर्फ 2 पार्टी थी, जिसके अंदर एक बहुत खुल करके मोदी जी हो, अमित शाह हो या उद्धव जी हो, सारे लोग मिलकर उद्धव करते थे। ठाकरे हो 19 के अंदर और 24 के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। 2024 के अंदर आप देखिए कि 2024 के अंदर एससी हो, एसटी हो, मराठा वोट हो, ये काफी चुनौतियां अभी बीजेपी के लिए हुई है, जिसको लेकर के खुद अब इनके आला कमान भी मान रहे हैं। इतनी बड़ा अभी मतलब इलेक्शन को सिर्फ 20 दिन बचे हैं, 20 से 21 दिन। आप बताइए नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब खुलकर अभी तक क्यों नहीं है? यानी कि सबको ये बातें समझ में आ गई है कि आने वाले दिनों के अंदर लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अब जो मुद्दा हो गया है वो महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता के साथ गुजराती वर्सेस मराठी का हो गया। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि इतनी आसानी से वो जीत जाए और वो चुनौतियों से पूरी हो जाए। तो मधुसूदन जी अभी इस बार जो लड़ाई है मुझे लगता है कई बड़े दिग्गज नेता जो है उनकी भी साथ जो है वो दांव पे लगी है। आज आप देखिए अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट, जिसने ये कहा कि उनकी भी जो पहली गलती है कि बहन के सामने वाइफ को नहीं खड़ा करना चाहिए था, और अब वो उन चीजों को भी मान रहे हैं कि उनके साथ में जो चीजें हो रही है वो उनके लिए काफी चुनौती भरी है। यानी कि वो भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि अजीत दादा पवार को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से शरद पवार चाल चल करके बारामती की सीट कब्जा कर चुके हैं सुप्रिया सुले के लिए, तो इस बार भी योगेंद्र के लिए उम्मीद है कि वो सीट निकाल ली जाए। अगर इस तरह इनका दाव
फेल हो जाता है दादा पवार का, तो आप समझिए कि बहुत बड़ी बेइज्जती और हार का सामना करना पड़ेगा। जी, मधुसूदन जी, मैं कुल टोटल सवाल ये था कि क्या ये चुनाव बीजेपी महायुति बनाम एनडीए से हट के ये क्या मराठी अस्मिता के लिए लड़ा जा रहा है? एक बार फिर दोहराइए, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं है, आप एक बार फिर ये बताइए। चुनाव इकबाल जी का मेन सवाल ये था कि ये चुनाव महायुति और महाविकास अघाड़ी बनाम नहीं है, ये मराठी अस्मिता की लड़ाई हो चुकी है, जहां गुजरातियों को लेके मराठाओं में मतभेद है। गुजरातियों को लेकर क्या बताया आपने? मराठियों को क्या अब ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई जो है क्या गुजराती वर्सेस मराठी की हो चुकी है? क्योंकि महाराष्ट्र के कई सारे जो प्रकल्प हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात भेजे गए हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। तो महाराष्ट्र में एक लड़ाई तो मराठी अस्मिता की रही है, तो ये लड़ाई पूरी की पूरी मराठी अस्मिता और नॉन मराठी अस्मिता की हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं आप, जैसा इकबाल जी ने सवाल उठाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में भी जो प्रगति हो रही है, जो विकास हो रहा है, वो सतत निरंतर हो रहा है। तो ये जो बातें हैं, इसमें मुझे कहीं भी किसी भी तरह का कोई तथ्य नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र में सभी लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, और महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बहुसंख्य सभी देश के लोग रहते हैं। तो इस तरह का कोई वातावरण नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पे सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वातावरण दिख नहीं रहा है। तो मधुसूदन जी, क्यों जरूरत पड़ती है? एक सवाल है, सुनो हमारा, आपको क्यों जरूरत पड़ती है एक नारा देने की कि बटोगे तो कटोगे? क्या आप पोलराइज ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हम बटोगे तो कटोगे का जो नारा आप बता रहे हो, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को संगठित करने की बात करते हैं। जब संगठित करने की बात करते हैं तो किसी न किसी के तरह का कोई नारा हमारे साथ होना जरूरी है। तो हम यही चीज लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इसके बारे में अब बाकी क्या सोच विचार है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को संगठित करने के लिए नारा जो है, हमारे लोगों के संगठन के प्रति हमारा ये नारा है कि बटोगे तो कटोगे। तो हम निश्चित तौर पे किसी भी तरह से हमारे लोगों को संगठित करने के लिए इस तरह से 2 लाइन का नारा जो है वो हमारा चल रहा है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि आप लोग बटे हुए हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना कि किसी भी चीज को और अधिक संगठित करने के लिए, जोश लाने के लिए, जोशीले जो 2 शब्द होते हैं वो होने बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज का अलग मतलब निकालना, ये अपने आप में अलग चीज हो सकती है। जी, मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इकबाल जी, आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी अगर थोड़ी देर बाद जब कहीं फ्री हो जाए, अच्छी तरह से बैठ जाए, तब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास गाड़ियां भी आ रही है। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में हमें ज्वाइन किया। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद साहब, जय श्री राम। जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो टॉपिक जो हमारा मेन मुद्दा था, टॉपिक था ये कि हालांकि वो खुले तौर पे जवाब नहीं दे पाए, डाल मटोल करते रहे। सवाल हमारा यही है, सुनो आपसे, अभी जुड़ेंगे इकबाल जी तो उनसे भी बात की जाएगी, उनकी क्या अपनी राय है कि आखिर इसके पीछे बीजेपी की रणनीति, जो एकनाथ शिंदे की टिकट पर और अपने लोगों को उम्मीदवार उतारना, ये हाल हुआ था यूपी विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, जिस पर आरोप लगा कि अभी इस समय आरएलडी जो है अभी बीजेपी के खेमे में है, एनडीए के गठबंधन के हिस्से हैं। जयंत चौधरी उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री बने हुए हैं वहाँ मोदी कैबिनेट में। उन्होंने एक बात कही थी कि जब उनको दिया गया सीटें, तो वहाँ समाजवादी पार्टी ने हमारे टिकट पर अपने लोगों को उम्मीदवार उतारा ताकि हमारी पार्टी में टूट हो सके। यही हाल 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने भी किया। तो क्या ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से हो रही है कि अगर मौका मिला, अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई,
तो जो हमारे कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से, तो वहां टूट फूड़ और दबाव बना, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में हम कहीं पीछे न रहे। उपेंद्र, ये ना जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ है महाराष्ट्र में, ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ है। जो इतनी अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे या एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, बीजेपी और एनसीपी के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी अटकलें जो हैं ये अब खत्म हो चुकी हैं। अब ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से सीट्स जो है वो अपने जो टिकट है उस पर बीजेपी के कैंडिडेट को उतारा गया, बीजेपी के एनसीपी के सीट्स पर भी बीजेपी के कैंडिडेट्स उतारे गए। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि ये जो महायुति का गठबंधन है महाराष्ट्र में, ये काफी स्ट्रांग हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार बनाने तक सीमित नहीं रह चुका है। अब ये जो इनका अलायंस है ये काफी आगे जा चुका है। देखिए 3 लोगों को एकनाथ शिंदे की टिकट पर जो है मैदान में उतारा गया है। ये तीनों बीजेपी के, संजना दानवे जो कि राव साहब दानवे की बेटी है, शाइना एनसी जो कि बीजेपी की एक कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता प्रवक्ता भी है, और एक वक्त तक बीजेपी का महाराष्ट्र में फेस हुआ करते थे। जब देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में एंट्री नहीं किए थे, तो उस वक्त साइना एनसी, इसके अलावा विनोद तावड़े, ऐसे सभी नेता फेस हुआ करते। तो उस जमाने की नेता है साइना एनसी। और उनके पिता नाना चुड़ासमा जो है वो भी काफी फेमस जो सोशलाइट्स होते थे उनमें आया करते थे। आज भी उनका जब हम मरीन ड्राइव पर जाते हैं तो उनका जो होटल है उसके बाहर एक बैनर लगा हुआ रहता है और हर दिन वहां पर एक कोड चेंज होता था। तो नाना चुड़ासमा भी काफी फेमस थे। तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी जो है उन्हें अपनी टिकट पे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की टिकट पर उतारा जा रहा है। इसके बाद जो नीलेश राणे हैं, नारायण राणे के बेटे और नीतीश राणे के भाई, ये एक हफ्ते पहले शिवसेना में ज्वाइन होते हैं और शिवसेना उन्हें टिकट देती है। तो ये बता रहा है कि इन लोगों के बीच अब बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है। और मेरे ख्याल से अब बातें यहां तक पहुंच चुकी है कि देखिए हम भी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना है। इस चुनाव को हमें कैसे भी करके जीतना है, और जीतने के बाद भले आपको सीएम की पोस्ट ना, अजित पवार को भले सीएम की पोस्ट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि सेंटर में उनके लिए कुछ अच्छा खासा इंतजाम किया गया होगा। तो ये अलायंस जो है मुझे लगता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से ज्यादा मजबूत अलायंस जो है वो महायुति का है। और ये अलायंस जो है ये आने वाले चुनाव के आगे तक भी टिकेगा, ये मुझे 100% श्योरिटी मिल गई है। क्योंकि 3 तो विधायक इधर चले गए, 3 से एमएलए जो है यहाँ से मैदान में उतरेंगे, और 4 जो है वो अजित पवार की पार्टी से उतरेंगे। तो ये जो काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई 6 महीने तक सरकार चलेगी, 1 साल तक सरकार चलेगी, चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन में अलायंस जो है वो टूट जाएगा, अजित पवार अलग चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब जो है पास्ट हो चुकी है। अब ये तीनों पार्टियां काफी मजबूती के साथ आगे चल रही हैं। और देखिए ना, सीट एकनाथ शिंदे की कम नहीं की गई, सीट अजित पवार की पार्टी की कम नहीं की गई। जहां जहां पर खालीपन था उसे भरने के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए, यानी कि बीजेपी ने वो सीट ली नहीं, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उनके सिंबल पर लड़ाया। यानी कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो उस सिंबल के साथ लॉयलिस्ट रहेंगे जी, वो भले ही उस सिंबल के साथ है लेकिन बीजेपी के लॉयलिस्ट रहेंगे जी, बीजेपी के लॉयलिस्ट तो रहेंगे, लेकिन जिस पार्टी से टिकट लेकर जीत कर आ रहे हैं, जिसके सिंबल पर जीत कर आ रहे हैं, उससे भी वो बगावत नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचिए कि कितना आगे की बात है ये सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, ये काफी आगे बातें जा चुकी है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी। और सोनू हम तो ये भी कर सकते हैं ना कि अगर बगावत की बात आई तो सबसे पहले बीजेपी के जो लॉयलिस्ट हैं वही तोड़ के भागेंगे, ये भी तो है। नहीं टूट के भगेंगे तो मान लीजिए देखिए, हम इनकार नहीं कर सकते किसी भी संभावनाओं को। आपने देखा है, हमने देखा है कि शिवसेना में टूट कैसे हुई, 35-35, 40-40, 42-22 विधायक कैसे निकाल लिए गए।
अजीत पवार जी एनसीपी में कैसे टूट की गई 25-25 30 विधायक निकाल लिए गए। ये पहला नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर है। मान लीजिए अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना अगर शिवसेना हो सकती है कि आने वाले 23 तारीख को जब परिणाम आए तो हो सकता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, चूंकि सबसे ज्यादा टिकट ले रखी है और एकनाथ शिंदे पे वो दबाव बनाए कि नहीं भाई मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं होगा, आप तुम मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब क्या होगा कि विधायक अगर हैं तो भाई हमारे तुम आप नहीं दोगे तो हम विधायक तोड़ेंगे। ये तो होता है ना राजनीति में। तो ये देखिए एक प्रेशर विधायक, पॉलिटिक्स है एक तरह से देखिए एकनाथ शिंदे पर भी। देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नहीं है ये हमें आगे देखना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन नेताओं के बीच में अब बॉन्डिंग लग रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब प्रेशर करने वाली कुछ चीज है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज ये देखने मिल रही है कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास अगर फेस नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे पास जो फेस है आप उनको उतारिए और चुनाव जीतिए। अभी सोनू ये आप देखिए कि अभी हम लोग जहां बात कर रहे थे मीरा भयांदर की जो बात कर रहे थे, गीता जैन विधायक हैं, मौजूदा विधायक थी, शिवसेना के विधायक थी, उनका टिकट क्यों काटा गया? भाई उनके पास तो कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनकी जगह आप अपने लॉयलिस्टों को उतार रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी छिपी है, ये तो खुलेआम दिख रही है। क्योंकि आप देख लीजिए जो मीरा भयांदर की बात कर रहे हैं, क्या शिवसेना का कैंडिडेट नहीं था? वहां तो मौजूदा विधायक था ना, फिर उनका टिकट क्यों काटा गया? देखिए गीता जैन ने औपचारिक तौर पर शिवसेना की कैंडिडेट नहीं थी, लेकिन हाँ वो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन एक चीज हमें ये देखना होगा कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है महाराष्ट्र में, इसमें कई जगहों पर जो है वो सीटें जो है एकनाथ शिंदे के पास गई है, तो कुछ सीटें बीजेपी के पास गई हुई है, और इसमें दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि आपने हमारी सीट क्यों ले ली, आपने हमारी सीट क्यों ले ली, तो दोनों के बीच इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता सोनू अगर ऐसा नहीं होता तो आज लास्ट नामांकन की दाखिल की आज लास्ट तारीख थी। आज आपको कैंडिडेट आपको लास्ट अंतिम चरण में अगर ये क्लैश नहीं होता तो अंतिम चरण में उतारने की क्या जरूरत थी? आप पहले उतार सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जी देखिए क्या होता है कि आपको इंतजार करना पड़ता है कि कौन अपने साथ है कौन अपने साथ नहीं है। गीता जैन औपचारिक तौर पर बीजेपी के एकनाथ शिंदे के साथ नहीं थी, तो उनकी ये संभावना तो थी कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव में मैदान में उतर जाएंगी, और ऐसा बहुत जगह हुआ है, बहुत कहे तो बहुत जगह हमने देखा है कि नवाब मलिक जो कि एनसीपी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे अजित पवार के, तो उन्होंने आज नॉमिनेशन भरा और नॉमिनेशन भरने के 1 घंटे बाद उन्हें अजित पवार एबी फॉर्म दे रहे हैं। कल्याण ईस्ट में एकनाथ शिंदे के काफी करीबी जिन्हें 2 गोलियां भी लगी थी बीजेपी के विधायक के द्वारा, वहां पर महेश गायकवाड़ जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो कई जगहों पर देखा जा रहा है कि अब इंडिपेंडेंट लड़ने वालों ने अपनी जो है पॉलिसी बना ली है, अगर आप हमें टिकट नहीं देंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आप तो नवाब मलिक का तो देखिए, नवाब मलिक का तो बीजेपी ने खुल के विरोध किया अजित पवार से कि भाई आप इनको हम टिकट नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। लेकिन अंतिम दौर में अजित पवार ने पकड़ा दिया, ए फॉर्म और बी फॉर्म दोनों पकड़ा दिया। उनकी बेटी को अणु शक्ति से उनकी बेटी को टिकट दिया और इनको कहा कि जाओ मैदान में लड़ो। जी तो सब अपने अपने किले बचाने के चक्कर में है। देखिए सब कुछ ठीक नहीं है, सब आप जी देखिए सबको अपने अपने निर्णायक सीट्स तो लाने ही होंगे। अगर जितने विधायक देखिए निर्णायक सीट तो लाने ही है, अपने किले भी बचाने हैं। जी देखिए क्या है कि अगर आप एकदम कम सीट पर चुनाव लड़ते हैं और एकदम कम सीट पर आप आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपका अलायंस में आपका बार्गेनिंग पावर क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके जब कद्दावर नेता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर उनकी सिचुएशन जीतने की है, तो आपको वहां पर उन्हें टिकट देना ही है, भले ही आज नहीं तो कल आपको टिकट देनी ही पड़ेगी, आपको या तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो नवाब मलिक के साथ ऐसे ही हुआ कि आपको नवाब मलिक को टिकट देना ही पड़ेगा, और भले बीजेपी नाराज हो कुछ भी हो, नवाब मलिक एक दमदार कैंडिडेट हैं, एक अच्छा खासा रिसोर्स है एनसीपी के लिए, और अजित पवार उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे। यही बार्गेनिंग पावर की हम पीछे भी बात कर रहे थे कि यही बार्गेनिंग पावर है एकनाथ शिंदे के साथ, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है
कि भाई हमारे लॉयलिस्ट हैं, तुम्हारे साथ 15, 10, 5 लॉयलिस्ट हैं और बार्गेनिंग पावर हमारे पास पावर ज्यादा है, टिकट हमारे पास है, तुम्हारे पास हम रखे भी हैं, 5 अपने हथियारों को रखे हैं, ज्यादा मत बोलो नहीं तो हथियारों को हम निकाल के सामने ला देंगे, है ना। देखिए ये बार्गेनिंग पावर है, ये राजनीति है, राजनीति सिचुएशन बनती जाएगी जैसे जैसे महाराष्ट्र में आगे चीजें बढ़ेगी, अपने हिसाब से अपने जो लॉयलिस्ट हैं उनको जो है यूज किया जाएगा। और अजीत पवार के लॉयलिस्ट की अगर बात करें तो उनकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है। अजीत पवार के जो विधायक जीत कराएंगे, कई सारे लोग तो पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे, तो और जो टिकट हम देखेंगे कि जितने लोगों को अजीत पवार ने टिकट दिया है उनमें से मैक्सिमम जो सिटिंग एमएलए है उन्हें रिपीट किया गया है, यानी कि वो अजीत पवार नाराजगी नहीं चाहते हैं। और अगर ये जीत कर आते हैं तो इनके जो विधायक हैं ये इनका भरोसा नहीं है कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो अजीत पार्टी को छोड़ दे तो बाकी की पार्टी पर हम बात नहीं करें, लेकिन अजीत पवार की पार्टी यहां से वहां हो सकती है। इकबाल सर हमारे साथ जुड़ गए। इकबाल सर, हमारी और सोनू की यही बात हो रही थी कि जिस तरह से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की सिंबल पर अपने लोगों को उतारा है, तो इससे तो साफ यही दिख रहा है ना कि भाई बार्गेनिंग पावर जब बात आएगी तो भाई देखो हमारे 5-10 हथियार तुम्हारे खेमे में है, अगर तुम नरम नहीं पड़े तो हम उनको निकाल के बाहर रख देंगे, यही तो है। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। ये एक तरह का विद्रोह है और उस विद्रोह से अगर आप देखोगे तो बीजेपी से नाराज लोग जो है उसके ऊपर एक तरीके से हाथ रख रहे हैं एकनाथ शिंदे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बीजेपी अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। अगर ये हो गया तो जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का ही होगा। अब इसके अंदर अगर हम पूरे देश की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है इस पूरे मामले के अंदर कि जिस तरीके से हरियाणा तो भले ही जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र में 2 चाणक्य है। एक जो कि सेंट्रल में अपने आप को बैठ करके अमित शाह मानते हैं और वहाँ सीनियर चाणक्य जो है वो शरद पवार है। और शरद पवार के साथ में इस वक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर जो बड़ी ताकत है वो उद्धव ठाकरे की है। तो ये जो गठबंधन है, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस का भी जो काम करने का तरीका या जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीटी और अपनी पावर बढ़ाई है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये ताकत में आई है। अब मुद्दा ये है कि किसी भी हरियाणा की तर्ज पर हो या किसी भी तर्ज पर महाराष्ट्र चाहिए चाहिए और चाहिए। अगर महाराष्ट्र हाथ नहीं आता है तो इसका सीधा असर आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट पे दिखेगा, जो कि बीजे और अमित शाह, मोदी और अमित शाह है। तो वहां जो अलायंस उनके साथ है वो आंखें दिखा करके कई शर्तों पे बात करना शुरू करेगी जो ये नहीं चाह रहे। वही इस बार अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में तो आरएसएस जो है वो आगे बढ़कर, जो कि लोकसभा में काम नहीं कर रही थी लेकिन विधानसभा में उन्होंने अपने लोगों को बाहर काम के लिए छोड़ा है और अभी से ही ये ऐलान कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। तो जिस तरीके से अब तक देवेंद्र फडणवीस को पिछली बार कुछ कूटनीति के हिसाब से काट करके मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपकी जो राजनीति जो एक पार्टी लेवल की चलती है, इस बार ये संकेत आरएसएस ने साफ तौर पर दे दिए है कि हमें किसी भी तरीके से इस राजनीति के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो है वो चाहिए। वहीं एकनाथ शिंदे जो है उनका कहना है कि ब्राह्मण वोट काफी कम है, मराठा पावर के अंदर है, उनका काम काफी है, उन्होंने काफी बड़ी कुर्बानी दी है, एक अपना कैरियर दांव पे लगाया है, तो इसलिए लगाया है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार खुद है। इसी तरीके से अगर हम वहां विकास आघाड़ी की बात करें तो आप देखिए आरएसएस के पास जो कैडर है जो जमीन पर चलकर काम करता है, उसी तरीके से शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके पास जमीनी लेवल के कैडर है जिसको शाखा के रूप में देखा जाता है। जो शाखाएं बनाई गई है शिवसेना की, वो एक उनका कार्यकर्ता जो है वो जमीनी रूप से काम करता है, घर घर तक पहुंच सकता है। तो यानी कि जो मात देने वाली बात है कि हिंदुत्व के नाम पर जो लड़ने वाली बात है, तो जहां आरएसएस के पास इस तरह का संगठन है वहीं शिवसेना के पास भी उस तरह का संगठन है। और दूसरी जो इस बार लड़ाई है वो ये है मराठा अस्मिता की, महाराष्ट्र अस्मिता की। दुनिया जानती है कि बालासाहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर पार्टी को खड़ा नहीं किया था, उन्होंने मराठी अस्मिता को लेकर खड़ा किया था। और
है ना, मराठी मानुस को लेकर के राजनीति अपनी शुरू की थी और काफी संघर्ष और काफी कुर्बानियों के बाद में वो यहाँ तक पहुंचे थे। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, जब महाराष्ट्र गुजरात एक साथ था तब तकरीबन 107 लोगों की कुर्बानी थी और यही अस्मिता का मामला था जिसको लेकर के मामला खड़ा हुआ था। अब जिस तरीके से अलग अलग महाराष्ट्र और गुजरात ये दो स्टेट की हम बात करें तो चूंकि बीजेपी के आला नेताओं के साथ में बीजेपी पार्टी के कई ऐसे बड़े दिग्गजों पर ये आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से कल के रोड शो में मोदी जी खुद वहां मौजूद थे, टाटा एयरबस का मामला है, चाहे फिर वो वेदांता वाला मामला हो जो कि पहले मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ किया गया था, अब वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात की तरफ चला गया। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के बहुत नाराजगी बड़े लीडरों के अंदर है। वही अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा है, महंगाई काफी बड़ी है, प्याज वाला मसला देखिए, किसानों का मसला देखिए। तो यहाँ एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट इस पूरे मामले को भुनाने में लगा है कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। शायद अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो मुझे नहीं लगता है कि लाडली बहन वाला मामला जो है वो उठाया जाता, इस तरह पर लोगों को पैसे बांटे जाते। वही एक तरफ अगर लाडली बहन का मसला आता है तो आप देखिए बारामती के अंदर उसी लाडली बहन को लेकर के इन्हीं के एक अलायंस ने बहन को नाराज करके अपनी पत्नी को खड़ा किया था, वो भी एक नाराजगी है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो अस्मिता का मामला है, इस बार अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर तो जहां उद्धव ठाकरे के काम को बहुत अच्छी रीत से देखा गया है, वहीं मराठी मानुस के अंदर ये नाराजगी भी है कि उद्धव ठाकरे के साथ में धोखा किया है और इसके धोखे के अंदर जो सबसे मुख्य भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो मुख्य भूमिका निभाने वाले कोई और नहीं, वही हिंदुत्व के नाम पे आगे बढ़ने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है। और मराठी जो मानुस है वो ये महाराष्ट्र में रहने वाला बहुत अच्छी रीत से जानता है कि आज से तकरीबन 3 दशक से पहले इसी बीजेपी ने हाथ जोड़कर कंधे पे हाथ रखकर धीरे धीरे बैठना शुरू किया और आज उसने एक बड़े भाई की जगह जो भूमिका थी वो उसकी जगह पर उसने अपने आप को पिता बनाना शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर ये भी है। तो अगर महाराष्ट्र की अगर राजनीति के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ इमोशंस बिकते हैं, यहाँ ये देखा जाता है कि किसने किसके साथ क्या किया है। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स अलग है और महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से कई बड़े लीडर्स के परिवार पे हमला हुआ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही महाराष्ट्र में एक बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं शरद पवार। शरद पवार के साथ जिस तरीके से छल कपट हुआ, उनकी पार्टी को तोड़वाया गया। इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई थी 2019 के अंदर, अचानक शपथ ली गई थी, उसमें भी किसी तरीके से सुप्रिया सुले और शरद पवार ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अपने लोगों को वापस लाया। वापस लाने के बाद में ये बताने की कोशिश की कि नहीं कि ये ऐसा कुछ नहीं था, गलत है। तो एक पिता पुत्र की भी जो अगर भतीजा अगर उनका बात करे अजीत दादा पवार, तो शरद पवार एक पिता के तुल्य थे और एक बच्चे के नाते अजीत दादा पवार को उन्होंने बड़ा किया था। तकरीबन 7 बार पहले वो विधानसभा जीत चुके हैं। एक बार मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। इतनी बड़ी पारी के अंदर अजीत दादा पवार को शरद पवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो यही एक कारण है कि आम जो जनता है जिसके अंदर चाहे वो मराठी मानुस हो, अल्पसंख्यक हो, इन सभी में एक नाराजगी है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो कि बहुत प्रशांत स्वभाव के और बहुत अच्छे लीडरों में मानने लगे हैं, सभी जो अलायंस है उनकी वो सारे ही लोग जो है उनका सम्मान करते हैं। 2020 और जो एक पहचान भी उद्धव ठाकरे की बदली है कि पहचान जिस हिंदुत्व के झंडे को लेके था उनका, लेकिन उनकी पहचान अब हर तबके के लोग। देखिए मैं वीरेंद्र एक चीज कहूंगा कि हिंदुत्व का उन्होंने मुद्दा कहीं नहीं छोड़ा है। अगर पिछले दिनों अगर बात करें आप, जिस तरह वक्फ का मुद्दा उठा था, वहां उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बिल्कुल खामोश थी, जिससे लेकर के अल्पसंख्यक जो है काफी नाराज हुआ कि हमने शिवसेना को सपोर्ट किया लेकिन शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे पर वक्फ के अंदर हमको सपोर्ट नहीं किया। तो जहां उन्हें लगता है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा है, वहां वो आगे चल करके अगर कुछ काम करते नहीं है तो खामोशी जरूर इख्तियार करते हैं। खामोशी इख्तियार करने का मतलब यही होता है कि हम आपके साथ। तो ये जो लड़ाई है मराठी मानुस समझ रहा है, लेकिन वहीं पे अब विपरीत तौर पर हम देखें कि ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दो वो लोग हैं जिनको सिंपैथी वोट मिल रहे हैं। वहीं सेना वर्सेस सेना की लड़ाई के अंदर एकनाथ शिंदे के अंदर भी बगावत है, बीजेपी के अंदर बगावत है। बीजेपी के भी कोई लोग सेना में टूट के जा रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे भी जो वेलकम कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि
आने वाले दिनों में जिस तरीके से बीजेपी जो है वो खेल खेलेगी, पत्ते खेलेगी, तो यही बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ जो कि उनके अलायंस का जो है अपना शिवसेना, उसके अंदर जो लोग शामिल हुए, उससे वो अपनी भी कार्ड बना सकती है। तो ये तो एक राजनीति है जिसको लेकर के आने वाले दिनों में पत्तों का आदान प्रदान होगा। लेकिन अब तक तो ये माना जा रहा है जिस तरीके से शीट से शेयरिंग की गई है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी वो बीजेपी ही रहेगी। लेकिन अब अगर जिस तरीके से दांव पे अजीत पवार का फ्यूचर लगा हुआ है, बारामती के अंदर कई ऐसे बड़े नामी गिरामी दिग्गज नेता जो है उनका दांव पर लगा हुआ है, ये दोनों ही जगह है, ऐसा नहीं कि एक जगह है। लेकिन क्योंकि यहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे के अंदर एक गद्दार के नाम पर के लोग जानते हैं, एनसीपी अजीत दादा पवार के अंदर लोग गद्दार के नाम पे जानते हैं, तो महाराष्ट्र की एक इतिहास रहा है कि गद्दार वो जल्दी माफ नहीं करते। तो इस बार शायद ये इस तरह माना जा रहा है कि जनता जो है एक अलग रिएक्शन देगी, जिसको लेकर के दो बड़ी पार्टियों को धोखा हो सकता है और उनका ग्राफ नीचे गिर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आप देखेंगे ना तो धोखा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो अगर ये दो पार्टी गिरती है और बीजेपी वहां जिस तरीके से पिछले मराठा आंदोलन और इस तरह कई चीजों में वो गिरी है, देखिए अगर आप इधर के अंदर ही बात करें तो तकरीबन 10 मराठा को उन्होंने सीट दी है, जो आज तक मराठाओं को नहीं दी जाती थी। तो इस बार मराठा को ज्यादा प्रेफर किया गया। उसकी वजह है कि अब ये मान रही है कि मराठा मुद्दा भी आसान नहीं है उनके लिए। अलग अलग मुद्दों के अंदर ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, जहां गद्दारी का मुद्दा आ रहा है वहीं मराठा आंदोलन का मुद्दा आ रहा है, अल्पसंख्यक एक तरीके से नाराज है। तो बीजेपी के पास एक जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो ये है कि बटोगे तो कटोगे। तो अब यही मुद्दे पर उन्हें राजनीति करनी है। दूसरा, उनके पास राजनीति करने के लिए जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र का, उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा जो अहम मुद्दा आ रहा है कि जो आज तक का जो सबसे बड़ा तकलीफ देश रवैया रहा है, आज तक जो गुजरात के अंदर ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र से उन्हें धोखा मिला है और हमें सारी चीजें अब गुजरात की तरफ लानी चाहिए। तो शायद आप देखिए धीरे धीरे करके कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये भी आक्रोश है कि महाराष्ट्र के जो बच्चों का पेट काट कर गुजरात लॉबी को दिया जा रहा है, ये भी एक मुद्दा आ रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोगों की नाराजगी है और इसका सही तोड़ या सही जवाब बीजेपी के पास या उनके अलायंस के पास नहीं है। जिस तरीके से खुद पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि इससे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र को दिए जाएंगे। लेकिन इलेक्शंस की तारीख डिक्लेयर हो गई, अब तक इस तरह का कोई प्रोजेक्ट यहाँ आया तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट गुजरात जरूर चले गए जिसके अंदर नरेंद्र मोदी खुद रोड शो में दिख रहे हैं। इससे साफ संकेत है कि लोगों की जो नाराजगी है वो ये है कि गुजराती वर्सेस मराठी की, यानी कि जो गुजराती लॉबी है वो हमको यहाँ तरसा करके सारा काम जो है अपने राज्य के अंदर ले जाना चाहती है, जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए बहुत तकलीफ दे होगा। तो इन सारे ही चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल सर और सोनू, आप दोनों का। और ये महाराष्ट्र की राजनीति है, 20 तारीख तक अभी तक आज नामांकन था और लोगों ने अपने अपने पत्ते खोले हैं। बाकी बहुत सारे पत्ते बचा के रखे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद कब किस पे इस्तेमाल किया जाएगा, वो 23 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम होगा। तो आज की बातचीत के लिए इकबाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सोनू आपका भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।